2 साल मोदी सरकार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। 2 साल पहले अच्छे दिन और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई। इन 2 सालों में सरकार ने कई नए कार्यक्रम शुरू किए, कई नई योजनाएं लेकर आए, कई नई पहल की और अब 2 साल बाद ये जांचने, परखने, देखने का समय है कि इन 2 सालों में ये सब योजनाएं कितनी जमीन पर उतर पाई, लोगों की जिंदगी में क्या कुछ बदलाव आए, सरकार ने अपनी ओर से क्या कुछ प्रयास किए और जनता से भी जानने का वक्त है कि आखिर ये योजनाएं उन तक पहुंची कि नहीं। और आज इसी बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारी जनता जनार्दन और हमारे विशिष्ट मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं। आइए अपने विशिष्ट मेहमानों का सबसे पहले आपसे परिचय कराएं। हमारे साथ यहाँ पुष्पेश पंत जी हैं जो कि सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ पीयूष गोयल जी हैं जो कि बिजली, कोयला, नवीन और नवीकरणीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, बहुत बहुत स्वागत है पीयूष जी आपका। हमारे साथ यहाँ पर शुभमय भट्टाचार्य जी हैं जो कि जाने माने आर्थिक पत्रकार हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड से आते हैं, आपका स्वागत है। और हमारे साथ यहाँ जयंत घोषाल जी बैठे हैं जो कि और जाने माने एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो तमाम मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करें। हमारे साथ पीयूष गोयल जी हैं, हमारे ऊर्जा मंत्री। पीयूष जी, युवा मंत्री हैं आप और प्रधानमंत्री 24/7 काम करते हैं, किसी युवा से पीछे नहीं है। ये जो सरकार की एनर्जी है वो सरकार के कामों में नजर आ रही है, सरकार काम करती हुई नजर आ रही है, एक ईमानदार सोच के साथ सरकार काम कर रही है। ये बताइए कि इन 2 सालों में कौन सी ऐसी प्रमुख योजनाएं या कार्यक्रम हैं जिनसे आपको लगता है कि जिंदगी में सुधार आना शुरू हो गया है? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को एक अहम बात बताना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी समस्या इस देश के सामने 2 साल पहले हमने महसूस की थी वो थी देश में जो वातावरण था उसमें एक निराशा का वातावरण सब जगह दिखता था। द माइंडसेट वाज वन ऑफ पेसिमिज्म एंड सिनिसिज्म। कुछ नहीं हो सकता, बस ऐसे ही चलेगा, चलता है, ये देश तो ऐसा ही चलेगा, राजनीति तो ऐसे ही चलेगी, अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। ये जो पेसिमिज्म एक समाज में बैठे जा रही थी, मैं समझता हूँ वो ज़्यादा डेंजरस है छोटे मोटी बाकी विषयों से। और जो सबसे बड़ी चुनौती मोदी जी के और सभी के सामने थी, देश के सामने थी, उसको हम काबू में लाने में मैं समझता हूँ सफल हुए। 1-2 साल बाद देश में आत्मनिर्भरता का एक माहौल है, देश में स्वाभिमान का माहौल है। देयर इज अ सेंस ऑफ प्राइड इन इंडियंस wherever they go across the world, within India, that we are there, we have a commitment कि we can do it। और वो जो कॉन्फिडेंस समाज में आया है, वो जो एक पॉजिटिव एनर्जी आई है, मैं समझता हूँ ये एक सबसे बड़ा पहल और सबसे बड़ी सफलता इस सरकार की रही। योजनाओं में देखें तो हर वर्ग के लिए अलग अलग योजनाएं आई हैं। अगर देश में रोजगार के अवसर बढ़े, देश में लोगों को स्वयं रोजगार का मौका मिले, उसके लिए मेक इन इंडिया का प्रोग्राम लॉन्च किया गया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया को लॉन्च किया गया। मुद्रा योजना के तहत पिछले वर्ष में लगभग 3 करोड़ 20 लाख लोगों से भी अधिक लोगों को छोटे ऋण, चाहे वो 10,000 रुपये के हों, 5 लाख के हों, 10 लाख तक हों, छोटे ऋण से अपने आप काम करने में, स्वावलंबी होने में मदद की गई। किसानों की बात देखें तो किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मैं समझता हूँ इट वॉज अ गेम चेंजर। सबसे अहम अगर कोई किसानों के लिए कार्यक्रम आज़ादी के बाद आज तक रहा है तो वो ये रहा, क्योंकि पहली बार मात्र 1.5-2% बीमा की प्रीमियम देके 100% अगर किसी भी प्रकार की हानि होती है किसान के उत्पादन में तो 100% उसका भुगतान किया जाएगा। फिर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, हमने सोलर पंप्स बहुत सारे लॉन्च किए। आंकड़ों में मैं उलझना नहीं चाहूँगा, पर मैंने अभी आंकड़ा देखा कि गत 1 वर्ष में इतने सोलर पंप लगे जो 91 से 2015 तक लगभग 25 वर्ष में जितने सोलर पंप इस देश में लगे उतने एक ही वर्ष में लगे जी। और इस प्रकार से योजनाएं हर वर्ग के लिए जी, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, हर वर्ग के लिए अलग अलग योजनाओं से हमने देश में एक नया पहल की।
पीयूष जी ने अपनी बात रखी और वाकई ये लिस्ट जो है वो इतनी लंबी चली जाती है कि उसको अगर एक बार पढ़ना पड़े तो काफ़ी समय लगेगा। पुष्पेश जी ये बताइए कि लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इन 2 सालों में क्या सिर्फ सेंटिमेंट से काम चल सकता है? ये लिस्ट कितनी प्रभावी हुई, खासतौर से समाज के जो विभिन्न तबके हैं उन तक कहाँ तक पहुंची? आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, मुझे लगता है 2 बातें मैं बिल्कुल स्पष्टता स्वीकार करूंगा जो पीयूष भाई से मैं 100% सहमत हूँ कि एक मानसिकता होती है कि आप हताश हैं, एक मानसिकता होती है कि आप कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ मोदी जी पर लागू नहीं होती। मोदी जी की सरकार बनने के साथ मुझे लगता है कि आम आदमी को जीत के वक्त विश्वास था कि वो भी कुछ कर सकता है। ये तुलना कुछ लोगों को बड़ी अटपटी लगेगी, मगर जिस समय हमारे हतश्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो अंडर परफॉर्मर वो टाइम के कवर पर या इकोनॉमिक्स पर नजर आते थे। आज आप मोदी जी के कट्टर विरोधी हो सकते हैं, मगर आप ये नहीं कह सकते कि भारत का प्रधानमंत्री निष्क्रिय है। दूसरी बात जो आपने पूछी उसका सीधा जवाब मैं देना चाहूँगा, वो तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, उनको आप पक्षधर मान सकती हैं। मैं भाजपा का समर्थक नहीं, मैं भाजपा का वोटर नहीं, मगर ये बात तो मुझे स्वीकार करनी पड़ेगी कि यदि कुछ योजनाएं पूरी तरह से लोगों तक नहीं पहुंची हैं तो क्या लोग अपनी भावनाओं को छोड़ें और अपनी बुद्धि का विवेक का इस्तेमाल करें। क्या उत्तर प्रदेश में एनडीए का शासन है? क्या बिहार में एनडीए का शासन है? क्या पश्चिम बंगाल में एनडीए का शासन है? क्या असम में एनडीए का शासन है? क्या तमिलनाडु में एनडीए का शासन है? क्या केरल में एनडीए का शासन है? यदि आप इतनी जगहों, कर्नाटक में एनडीए का शासन है, यदि आप भारत के नक्शे को देखें और एक संघीय व्यवस्था है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में बैठकर, मनमोहन सिंह ये बार बार कहते थे कि जादू की छड़ी मेरे पास नहीं है, तो वो जादू की छड़ी मोदी जी के पास भी नहीं है कि 2 वर्ष में वो पिछले 57-58 वर्षों का खामियाजा पलक झपकते पूरा कर लें। तो मैं धैर्य से मूल्यांकन की प्रतीक्षा करने को तैयार हूँ और मुझे लगता है कि 2 वर्षों का जो खाता है वो निराशाजनक बिल्कुल नहीं है। और एक विषय जो मेरी रुचि का है, विदेश नीति के क्षेत्र में, राजनय के क्षेत्र में जितनी सक्रियता देखने को मिली है, जितनी गतिशीलता देखने को मिली है, तो आपने जिक्र किया मेक इन इंडिया का, 2-4 चीज़ें, सूची लंबी है। जिस गांव देहात से मैं उत्तराखंड से आता हूं, वहां कुशल इंडिया को लेकर लोग उत्साहित हैं, कि स्किल इंडिया को लेकर लोग उत्साहित हैं। मगर क्या आपका जो सवाल है उसका सीधा जवाब ये है कि क्या जो आज हम संसद में देख रहे हैं, कभी वॉकआउट होता है, कभी अड़ंगा लगता है, कभी स्थगित डेमोक्रेसी भारत को कहा जाता है, उसके रहते चलते क्या विपक्ष वो भूमिका अदा कर रहा है जो जनता करने के बाद वो पड़ताल करे उपलब्धियों की? हमारे साथ शुभमय भट्टाचार्य जी, और एक जो पॉइंट पुष्पेश जी ने उठाया संसद वाला, इसे भी हम आगे चलाएंगे, लेकिन क्योंकि आप अर्थ जगत से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, शुभमय जी, खास तौर पर अगर हम देखें तो अगर अपने विकास को देखें, आर्थिक विकास को देखें, तो वो संतोषजनक है। दुनिया में, चाइना में जिस तरह का हम क्राइसिस देख रहे हैं और जिस तरह का संकट देख रहे हैं, भारत में वैसा नहीं लगता। जिस प्रकार की योजनाएं, खास तौर से चाहे हम जनधन की बात करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन, लोगों के पास आमदनी बढ़े, उसके तौर तरीके क्या होने चाहिए? आपको क्या लगता है इस फ्रंट पर गवर्नमेंट ने जो कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं 2 साल में, वो आपको कितने आगे जाने वाले लगते हैं कि इसका वाकई फ़ायदा भारत को हुआ है और होगा? मेरा मानना है कि जो क्वालिटेटिव चेंज की हम जो बात कर रहे हैं पूरे भारत इकोनॉमी में, उसका एक बहुत बड़ा पहलू है जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी। और इसके बेस पे ये एक ऐसा फाउंडेशन है जिस फाउंडेशन को लेकर बहुत कुछ किया जा सकता है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि DBTL हो या दूसरे जो स्कीम्स आ रहे हैं, उनमें सक्सेस रेट इमीडिएटली पता चल रहा है जैसे ही वो जनधन योजना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सिर्फ एक योजना, ऐसी योजना नहीं है, सरकारों के बहुत सारी योजना कहने के लिए होते हैं, लेकिन ये एक चेंजिंग पैरामीटर्स टाइप की बहुत बड़ी चीज़ है। और इसी चीज़ में ही मैं पीयूष गोयल जी का ध्यान आकर्षित करूँगा, क्योंकि ही इज़, अगर योजनाओं में जिसे कहते हैं मास्टर क्लास बोला जाए, तो ही इज़ अ मास्टर क्लास। अच्छे दिन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मोदी सरकार में अच्छे दिन अगर देखना है तो इनके मिनिस्ट्री में देखें जी। तो इसमें इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, मैं भी रिसेंटली देख रहा था, भारत में पावर सेक्टर में डीजल का बेसिस पे जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है वो 2007 से हम लोग 1200 मेगावाट बनाते जा रहे हैं, क्योंकि डीजल से ही बनता है। पिछले साल, शायद परसों ही पार्लियामेंट में इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, और वो स्टेटमेंट में देख रहा था, पहली बार
2007 से अभी तक में पहली बार वो 1200 वाला मेगावाट उतर के 933 मेगावाट पे उतरा है, क्योंकि बाकी क्षेत्र से ग्रोथ होने के बावजूद भी डीजल के बेसिस पे कॉस्टली पावर बनाने की लोगों की जो एक प्राइवेट एंटरप्राइज के तौर पे चला रहे थे, वो ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये मुझे बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज पावर ऊर्जा के क्षेत्र में मुझे लग रहा है, और ये मुझे लगता है कि इसको हाईलाइट करना चाहिए। बहुत ही एक जिसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक शिफ्ट मैं जैसा मानता हूँ, जो बहुत सालों से कोशिश करने के बाद भी हमें नहीं मिला है। जिसको हम अचीव नहीं कर पाए थे अभी तक। Right. हमारे साथ जयंत घोषाल जी हैं। जयंत घोषाल जी, अगर हम बात करें अलग अलग तबकों की, हम बात करें युवाओं की, हम बात करें महिलाओं की, हम बात करें किसानों की, हम बात करें गरीबों की, जो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, अगर इन वर्गों की दृष्टि से हम देखें तो सरकार की जो कुछ योजनाएं हैं, आपको क्या लग रहा है कौन से ऐसे वर्ग हैं, क्या इसमें कुछ छूटा है या सबके लिए कुछ ना कुछ झोले में से निकाल के हर एक के लिए रखा गया है? कितने संतुष्ट हैं आप लोगों के साथ में इस फ्रंट पर? पहली बार देश के प्रधानमंत्री और सरकार, जितने हमारे देश बहुत बड़ी देश है और इतना प्लुरलिज्म, इतने डिफरेंट इंटरेस्ट, सबको लेके चलने का जो एक गाइडलाइन, एक डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, वो शायद इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा। देखिए, मैं 30 साल पहले कलकत्ता से दिल्ली आया था राजनीतिक पत्रकारिता करने के लिए। 30 साल में कांग्रेस जो राज किया था हमारे देश में बहुत सालों से, और कितने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मोरारजी चरण सिंह, वीपी सिंह, देवेगौड़ा, गुजराल, ये आज इतिहास है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मुझे लगा था कि मनमोहन सिंह कम से कम 200 सीट मिला है तो कुछ तो हम पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। 10 साल बाद इरेस्पेक्टिव ऑफ पत्रकार, इरेस्पेक्टिव ऑफ सिविल सोसाइटी, सब लोग हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे थे कि पॉलिसी पैरालिसिस और भ्रष्टाचार। अभी 2 साल हो गया इस सरकार को, एक भ्रष्टाचार का इशू इस सरकार में नहीं है। अभी मुझे लग रहा है कि जो मेजॉरिटी सरकार जितने अपने बल पे जैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और बहुत लोग चाहते हैं कि ये ज़्यादा इंडस्ट्री के लिए सरकार बन जाए, क्यों नहीं इंडस्ट्री के लिए इतना राइटिस्ट रिफॉर्म नहीं हो रहा है हमारे देश में। तो मेरा कहना है कि हमारा क्या देश में ये रिपब्लिकन पार्टी है कि हम राइट विंग रिफॉर्म इतना करेंगे कि हमारा ये जो सरकार एक मिडिल पाथ लेके चल रहा है, वही आपका सवाल का जवाब है कि हर सेगमेंट को एड्रेस करने के लिए एक मिडिल पाथ का जरूरत होता है। वो नरेंद्र मोदी जी की कन्विक्शन है, और हर मिनिस्ट्री वो मिडिल पाथ लेके चल रहे हैं। कभी कोई पॉलिसी में ऐसे नहीं है कि आपको पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए एक वर्ग या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक क्लाइंटेल होस्टाइल हो जाए और उसके लिए आप नहीं सोचेंगे। तो मुझे लगता है ये जो सरकार है, पहले कहा गया था कि ये गरीब का सरकार नहीं है, अभी कहा जा रहा है कि गरीब की सरकार है, इंडस्ट्री बॉम्बे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो कोई इंडिविजुअल इंडस्ट्रियलिस्ट को सेटिस्फाई नरेंद्र मोदी अगर ना करे, तो मुझे लगता है इससे बड़ा सर्टिफिकेट तो नरेंद्र मोदी को प्रतिपक्ष दे रहे हैं। ये इस आवाज उठाए। पुष्पेश जी, चर्चाएं इसी बात से आगे, चर्चाएं कई बार ये भी चलती हैं कि साहब कॉर्पोरेट खुश नहीं है, और कई बार चर्चाएं ये चलती हैं कि देश का जो आम आदमी है वो खुश नहीं है। तो सवाल ये है कि किसी को तो खुश किया ही जा रहा होगा, या तो कॉर्पोरेट को या तो आम आदमी को। तो ये जो चीजें निकल कर मीडिया में आती हैं, क्या मानते हैं आप, क्या इससे फर्क पड़ता है सरकार की छवि पर, उसके काम पर? क्या निष्कर्ष निकालते हैं? छवि पर असर पड़ता है सरकार का, मंत्रिमंडल विशेष के किसी मंत्री का, मगर प्रधानमंत्री की छवि को इससे धक्का लगा मुझे आज तक नहीं लगता। मैं एक उदाहरण आपको आज का देता हूँ। विपक्ष के एक सांसद ने, विद्वान सांसद ने, आज ये कहा कि उद्योगपति, एक खास उद्योगपति हैं जिनको इतने 1000 करोड़ रुपए का बैंक से ऋण मिला है। बिना नामोल्ले के आप ये कह सकते हैं। साथ ही आप ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि आपको आर्थिक प्रगति चाहिए, आपको पूंजी का निवेश चाहिए। आपने क्या उसके साथ दूसरा आंकड़ा ये पेश किया है कि पिछले 10 वर्षों में बैंकों ने यदि उस उद्योगपति को इतना ऋण दिया है तो उसने कितना रोजगार पैदा किया है, कितना भारत की संपत्ति में, राष्ट्रीय सकल उत्पाद में उसका हिस्सा है। और ये बात सारे कॉर्पोरेट सेक्टर पर लागू होती है। कॉर्पोरेट सेक्टर कोई अमूर्त नहीं। आपने कहा मीडिया में जो होता है, प्रसार भारती भी मीडिया है, दूरदर्शन भी मीडिया है, और निजी स्वामित्व वाले लोग भी मीडिया हैं। उनकी अपनी अपनी पक्षधरता है। अखबारों का भी नामोल्लेख करने की जरूरत नहीं। कुछ कांग्रेसी अखबार हैं, कुछ सपा के अखबार हैं, कुछ मार्क्सवादी
राष्ट्रवादी अखबार हैं। तो ये मुझे लगता है पाठक समझता है, देखता है कि कौन किस उद्देश्य से लिख रहा है। जी पीयूष गोयल जी, क्योंकि आप ऊर्जा मंत्री हैं देश के, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि 26 मई को विशेष तौर पर ऐसा मीडिया में खबर आई है कि आपके मंत्रालय के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उन सबको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है और प्रधानमंत्री स्वयं प्रशंसा कर चुके हैं आपके डिपार्टमेंट की। और जैसे कि अभी शुभमय भी बता रहे थे, तो आपका तो लक्ष्य है कि शायद 19 तक ही आप 24/7 हो जाएंगे। तो ये जो मुश्किल लक्ष्य है, इसमें क्या कुछ चुनौतियां आपके सामने इस समय आ रही हैं? नीलम जी, आपने ठीक कहा कि हमारे विभाग के लोगों ने ट्रूली टीम इंडिया की स्पिरिट, जो प्रधानमंत्री जी कई बार जिक्र करते हैं, उसको लोगों के सामने रखा। और मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे पास इतने अच्छी टीम है, इतने अच्छे अधिकारी हैं, इतने अच्छे उपक्रम में लोग काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने गत 2 वर्षों में जो पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स लिए, चाहे वो कोयले का उत्पादन हो। भारत के इतिहास में पहली बार आज देश में कोयला सरप्लस है। हर वर्ष त्राही मचती थी, कोयला नहीं है, पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। सब पत्रकार बंधु जानते होंगे, 1.5-2 वर्ष पहले हेडलाइंस होती थी, क्राइसिस हो गया था 2 कि सब तिहाई कहां पावर से आएगा। प्लांट्स में हाँ, कोयला बिल्कुल, खत्म होने की संभावना याद है। और आज ये सिचुएशन है कि गत 4 महीनों से हम रेगुलेट कर रहे हैं प्रोडक्शन, क्योंकि एक्सेस प्रोडक्शन है। इंपोर्ट्स कम हो गए, 28,000 करोड़ पिछले वर्ष, इस साल 40,000 करोड़ इंपोर्ट में हम विदेशी मुद्रा बचा पाएंगे। गैस बेस्ड प्लांट्स बंद पड़े थे, लगभग 24,000 मेगावाट, आधे से भी ज़्यादा लगभग शुरू हो गए हैं। हमने एक नई नीति लाए गैस पूलिंग की, उसके माध्यम से हर एक चीज़ में पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी मूल भावना है। ट्रांसमिशन की एक बड़ी समस्या थी, बिजली एक जगह बनती थी, दूसरी जगह कमी रहती थी। खास तौर पे दक्षिण भारत में एक ज़माने में 12-14 रुपए में बिजली खरीदी जाती थी, हर वक्त वहाँ पे कमी रहती थी बिजली की। पिछले 2 वर्ष में 50,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस को लगाया गया। सिर्फ दक्षिण भारत को अगर देखें तो 71% ट्रांसमिशन एबिलिटी बढ़ाई। आगे 2 वर्ष में और 80% उसके ऊपर बढ़ाएंगे। उसके अगले 2 वर्ष में इसको 18,000, यानी जो हमें मिला था 2014 में, उससे 5 गुना 6 वर्ष में कर लेंगे। ऐसी योजनाएं एकदम तेजी से चल रही हैं। और कोई एक जगह भी अगर हमें दिक्कत आती है तो मैं स्वयं मंत्री को फ़ोन करके उसको सॉल्व करता हूँ। ट्रांसमिशन इतनी तेजी से बढ़ा है कि आज दक्षिण भारत में भी 3-4 रुपए, कभी कभी 5 रुपए मैक्स बिजली की कीमत जाती है। इसी प्रकार से एनर्जी एफिशिएंसी, जिस पे कभी ध्यान नहीं दिया जाता था। एलईडी बल्ब जनता को पता है बिल्कुल, कितने महंगे होते थे। सरकार भी 310 रुपए में खरीदती थी 7 वाट का बल्ब। आज सरकार मात्र 55 रुपए में 9 वाट का बल्ब, 30% ज्यादा ऊर्जा वाला बल्ब, और वो जब जनता के घरों में जाता है तो आज के दिन 10 करोड़ बल्ब बिक चुके हैं। आगे चल के 77 करोड़ हो जाएंगे अगले 3 वर्ष में। 40,000 करोड़ का लाभ सीधा जनता के बिजली के बिल में मिलेगा। इस प्रकार से एक एक योजना को प्लान वे में बड़े डिटेल्ड पर चार्ट की तरह बना के कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, आगे क्या होगा। उदय, आज तक पावर सेक्टर में इतना कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म कभी नहीं आया जो उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के तहत हम करने जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से गांव-गांव, घर-घर तक बिजली पहुंचाने की जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने दी है, उसको हम पूरे जिम्मेदारी से 1 वर्ष खत्म होने के पहले कर देंगे। मतलब 2018 के बदले 2017 तक कर देंगे। और जो 24/7 अफोर्डेबल एनर्जी, अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी हर व्यक्ति के घर पहुंचे, किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, जो लक्ष्य 2022 तक का प्रधानमंत्री ने रखा है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 19 तक ही उस लक्ष्य को पूरा किया। जी जयंती जी, एक बात जो पीयूष गोयल जी कह रहे हैं और बहुत डिफाइन भी कर रहे हैं उस बात को कि साहब ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी, उस दृष्टि से अगर हम तौलने की कोशिश करें तो 2 साल में इस फ्रंट पर सरकार कहाँ पर खड़ी हुई आपको नजर आ रही है? देखिए, मैं पत्रकार हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छा है।
मैं श्रम शक्ति भवन में सुशील शिंदे को भी देखे हैं, अच्छा। कुमार मंगलम को भी देखे हैं, बहुत सालों से मैं देखे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, पीयूष गोयल जी नरेंद्र मोदी जी के एसेट हैं। ऐसे 2-4 लोग जो जिसको प्रोएक्टिव यंग मिनिस्टर्स में माना जाता है, क्यों है? देखिए, मैं आपको मतलब मेरा आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। पीयूष जी सुबह दिल्ली से बॉम्बे में जाके एक मीटिंग करके इवनिंग में कलकत्ता में कोल इंडिया चेयरमैन के साथ मीटिंग करते हैं। तो एक फिजिकली इतना प्रोएक्टिव होना और स्टेट गवर्नमेंट के साथ, देखिए राजनीति में तू मैं है, चुनाव के समय बहुत सारी चीज़ होता है, रेटोरिक्स होते हैं और हम तो बोलते हैं कि चुनाव बुरा ना मानो, चुनाव है। लेकिन पीयूष जी हर स्टेट में हर चीफ मिनिस्टर के साथ नॉट ओनली थ्रू ब्यूरोक्रेसी, पर्सनल रिलेशनशिप, सेंट्रल हॉल में भी जितने डिफरेंट पार्टीज का जो एमपी है जिसके साथ चीफ मिनिस्टर का, तो मैं हैरान हो जाता हूँ उनकी जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन, हम लोग स्कीम देखते हैं, थ्योरी देखते हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस क्या होता था और आज क्या है, ये तो स्टैटिस्टिक्स बताएगा ना। और ये जब हमको याद है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन के साथ कितना झगड़ा पावर सेक्रेटरी का होता था, रात में बिजली चला जाता था, और ये जो सब एक वर्क कल्चर, एक कर्म संस्कृति, एक रोल मॉडल पीयूष जी हैं। और सरकार पूरी तरह से ऐसे कम से कम 4-5 लोग, मतलब जो एसेट है, बाकी जो मिनिस्ट्री है, प्राइम मिनिस्टर खुद प्रोएक्टिव है। शायद इसीलिए मुझे लगता है कि ये ज़्यादा आसान हुआ ये इश्यूज़ को, स्कीम्स को, क्योंकि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में स्कीम बनता है, लेकिन ये इंटर मिनिस्टेरियल ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से। और पीयूष जी अंदर की बात बताएंगे, 24/7 प्रधानमंत्री हैं, वो कोई छुट्टी नहीं लिए हैं, संडे मंडे उनका कुछ नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा रहती होगी सभी के लिए कि सब अपने टोस पे काम करें और 24 घंटे जो है वो कहीं ना कहीं घड़ी चलती रहती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की तरफ से कभी भी किसी प्रकार का ऐसा आग्रह नहीं होता है कि आपको 24 घंटे काम करना है, आपको इतने घंटे काम करना है, छुट्टी लेनी है, नहीं लेनी है। आई थिंक वो स्वयं में इतने प्रतिबद्ध हैं कि जो एक बीड़ा उठाया है और जो एक जिम्मेदारी जनता ने उनके ऊपर सौंपी है, उसको फुलफिल करना। और मैं समझता हूँ हम सबके लिए एक तरीके से ये एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने कार्यकाल में एक ऐसे फुटप्रिंट्स छोड़ के जाएं कि जनता को लगे कि उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आया, कुछ सुधार आया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हमारे आइडियोलॉग थे, उन्होंने जो अंत्योदय की कल्पना रखी थी कि समाज में जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो अमर्त्य सेन जो कहते हैं द पर्सन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, उसके जीवन में जब तक खुशी नहीं आती है, स्माइल नहीं आता है, उसको लगता नहीं तब तक बात बनती नहीं। सरकार हमारे लिए कुछ करती है, तो वो हमें प्रेरणा देती है गरीब से गरीब आदमी को इस सरकार छुए और इस सरकार के काम से उसका चलिए देखने की कोशिश करेंगे। पीयूष जी हमारे साथ जनता जनार्दन भी बैठी है कि वो किस हद तक प्रभावित हुई है और 2 साल मोदी सरकार के उसकी जिंदगी में किस तरह की तब्दीलियां और बदलाव लेकर आए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम 2 साल मोदी सरकार। ये साइड से थोड़े छोड़े कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है सर ये साइड से? नहीं नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। 2 साल मोदी सरकार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ जनता जनार्दन मौजूद है, जिसमें जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं उस सभी से प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आइए ज़रा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन 2 सालों में उन्हें क्या कुछ बदलाव नज़र आ रहा है, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो उन्हें लगती हैं कि उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। आइए ज़रा बात करते हैं। जी, किसने हाथ खड़ा किया? हाँ, बताइए, कैसे लग रहा है आपको ये 2 साल? मुजफ्फरपुर शहर के कुछ दूर मुसहरी ब्लॉक में एक झोपड़ी में रहने वाले परिवार के आशियाना उजड़ जाती है। वजह क्योंकि उसके झोपड़ी के ऊपर से 11,000 की वोल्ट की तार गिर जाती है आंधी में, और अखबार में रिपोर्ट छपती है। उसके बाद DM पहुंचते हैं और SL कंपनी के कर्मचारी पहुंचते हैं।
आखिर ये व्यवस्था को सुधार करने में सिर्फ मोदी जी को ही कारगर समझे या उनके मंत्रिमंडल को कारगर समझे या पूरे कार्यपालिका न्यायपालिका को समझे? ओके जी, पीयूष गोयल जी से पूछेंगे। हाँ, इस इन द मीन टाइम हाँ आप बताइए। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी विदेश दौरा कर रहे हैं तो उनका बहुत नाम हो रहा है। तो कभी कभी मेरे मन में ये बात आती है कि वो अपना नाम चमकाना चाहते हैं या देश का नाम। और इन 2 सालों में हो सकता है बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, लेकिन मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरे मम्मी पापा के लाइफ में या फिर मेरे लाइफ में कुछ ऐसा ये हुआ जो मुझे लगे कि विकास है। ओके ओके, बस और पीयूष गोयल जी से जानने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दे के बता रहे हैं और इन्होंने भी अपनी एक बात उठाई। जी, दोनों बात बहुत महत्वपूर्ण है। जो बिजली की तार गिरने की बात कही, ये बहुत ही गंभीर विषय है और स्वाभाविक है कि जो भी क्वालिटी होती है काम की, उस पर जब तक हम ध्यान नहीं रखें, उस पर जब तक इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे मॉनिटरिंग नहीं हो, तब तक इस प्रकार की घटनाएं होने की संभावना रहती है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी व्यवस्था के लिए कि जो भी काम करें उसमें गुणवत्ता एक बहुत अहम पहलू रहना चाहिए और कोई भी डीएम हो या कोई भी लोकल व्यवस्था हो, उसको सेंसिटिव रहना पड़ेगा इन चीज़ों के प्रति। तो बहुत अच्छी बात कही मेरे छोटे मित्र ने जी। और किसानों के बारे में एक सवाल पूछा गया। किसानों का छोटी बहन ने ठीक बात कही कि जब तक इस देश में किसान की हालत नहीं सुधरेगी, तब तक शायद देश का आर्थिक व्यवस्था या देश में हम अच्छे दिन नहीं मान सकते। दुर्भाग्य से ये पहली बार है शायद कि 3 वर्षों में एक के बाद एक लगातार सूखा या पानी की समस्या रही है। मैं इतिहास का भी देख रहा था, जानकारियाँ निकाल रहा था। इट्स अ वेरी रेयर फिनोमिना और शायद कुछ मात्रा में ये क्लाइमेट चेंज से भी जुड़ी हुई है, जिसका अभी पेरिस में करार हुआ है 30 नवंबर को। और पूरे विश्व के लोग मिलके इस विषय पे चिंता कर रहे हैं, एक आतंकवाद और एक क्लाइमेट चेंज, जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या विश्व के सामने है। फिर भी ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद उन चीज़ों को किसानों तक पहुंचाना, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे वो सिंचाई की योजना हो जिससे अधिकतर इलाकों में सिंचाई की सुविधा पहुंच सके, चाहे वो किसानों के जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की अमाउंट्स को बढ़ाना। पहले जैसे जब तक 50% नुकसान नहीं होता था तब तक भरपाई नहीं होती थी। अब हमने उसको भी कम करके अगर 33% भी नुकसान हो तो हमने उसको किसानों की भरपाई करने की कोशिश की नुकसान की। इस प्रकार से कई चीज़ें किसानों से जुड़ी हुई, चाहे वो इरिगेशन पंप्स की बात हो तो अन्य चीज़ें किसानों के लिए, मध्यम वर्ग की उन्होंने बात की। आप वैसे देखें तो तीनों बजट में अरुण जेटली जी ने मध्यम वर्ग पे कैसे टैक्स का भार कम हो उसकी चिंता की है। मैं समझता हूँ बहुत सारे अलग अलग वर्गों के हिसाब से कार्यक्रम इस सरकार ने आगे लिए हैं। जी बोलिए। सरकार का इंटेंशन भी बहुत अच्छा है और योजनाएं भी बहुत अच्छी हैं, पर वो कहाँ तक पहुँच पाती हैं उसका जो है उसके लिए कुछ करना चाहिए। जैसे कि एक मेरा स्टूडेंट है, उसने ही हैज़ डन इंजीनियरिंग, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई किया। कौन से लोन के लिए अप्लाई किया? उसके जो रोजगार सेवा के लिए जो अभी हुआ है, हाँ मुद्रा स्कीम के अंदर, तो उसको लोन मिला नहीं। उसके पेरेंट्स ने अपनी प्रॉपर्टी भी मॉर्गेज करने के लिए तैयार थे। तो जब एक एजुकेटेड लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो बाकी लोगों के लिए ये प्रॉब्लम होती है। आपकी जानकारी का बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। वास्तव में तो मुद्रा में आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने की भी सवाल नहीं है। मुद्रा में स्पेसिफिक प्रोविजन है कि कोई ऐसा कोलैटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो प्रोजेक्ट क्या था, किस काम के लिए वो लोन मांग रहे थे, वो तो मेरे पास जानकारी नहीं है। लेकिन एक मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा सभी को कि पहला एक ज़माना था कि डायरेक्टेड लैंडिंग के पॉलिटिशियन तय करता था किसको लोन देना। कई बार दिल्ली से फ़ोन जाते थे लोन देने में, और उसका आज ये परिणाम है कि लाखों करोड़ रुपए के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या पैसा बैंकों का डूब गया है। बिल्कुल। इस सरकार ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया और ज्ञान संगम पूना में प्रधानमंत्री जी ने पब्लिकली ऐलान किया कि ये सरकार कभी भी लोन के मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगी। बैंक का काम है अच्छे तरीके से पूरी चीज़ को जानकारियाँ ले, और साथ ही साथ मुद्रा में हमने ये भी प्रावधान रखा है कि
बैंक मैनेजर अगर कोई लोन रिजेक्ट करता है तो स्पीकिंग ऑर्डर यानी रीजंस दे कि क्यों रिजेक्ट हो रहा है। अगर वो स्पेसिफिक केस की जानकारी मिले तो हम पता भी लगा सकते हैं कि किस कारण से वो रिजेक्ट हुआ। और अगर कोई अधिकारी का गलत कारोबार रहा है या उसने अपने काम में कोई गलत काम किया है तो उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। जी शुभमय जी, ये जो मुद्रा बैंक वाली बात है, हम जानते हैं कि छोटा कोई काम धंधा करने वाले लोगों की संख्या की कमी नहीं है इस देश में, और पहले ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था क्योंकि उनके पास रखने के लिए भी कुछ नहीं होता था। आपको क्या लग रहा है कि मुद्रा बैंक की जो ये योजना है ऋण लेने की, कहां तक जमीन पर उतरी हुई नजर आ रही है? आप लोगों को किस प्रकार का फीडबैक मिलता है? अभी पीयूष गोयल जी ने जो बताया, इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स, भारत में सबसे बड़ी जो अंतराल रही है वो ये है कि स्कीम्स एक तो पहले बने नहीं थे, डायरेक्टेड लेंडिंग का जैसे जिक्र किया कि शुरुआत में ही गड़बड़ थे। अभी नेक्स्ट स्टेज है कि वो इम्प्लीमेंटेशन की किस तरीके से बैंक से, सिर्फ बैंक से ही नहीं, जैसे किसी भी और क्षेत्र से लोगों को जब सहायता मिलने की जो बात आती है वो कहाँ तक अधिकारी अमल में लाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, इसको मॉनिटर करना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसका एक ही जिक्र देता हूँ कि आप जैसे अगर देखेंगे टैरिफ आपके डिपार्टमेंट में कि डोमेस्टिक टैरिफ एक एक स्टेट में, आप हैरान हो जाएंगे कि डोमेस्टिक टैरिफ के करीब 33 तरीके का टैरिफ ऑर्डर्स हैं। यानी कि एक कंज्यूमर घर में बिजली लगाने के लिए 33 तरीके के उनमें रिस्ट्रिक्शन उनको पता होना चाहिए, तब जाके उनके घर में वो बिजली का लाइन लगेगा, उनको किस रेट में वो आएगा। सब जाहिर है कि वो क्या करेंगे, वो कहेंगे नहीं भाई हमें तो इस झमेले में पड़ना ही नहीं है, हम सीधा जाके लाइनमैन से सेट कर लेते हैं। वही व्यवस्था को सुधारने की कोशिश बात चल रही है। जी जी बोलिए। खासतौर से महिलाओं के लिए आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने इस 2 सालों में क्या कुछ प्रयास किए हैं जिससे वाकई आपको लग रहा है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करा सरकार ने? एक तो काफ़ी सारी महिलाओं ने जन धन योजना के द्वारा अपने खाते खोले और ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य रहा कि एक दिन में 1.5 करोड़ खाते भारत में खोले गए। तो जिन महिलाओं के खाते नहीं खुले थे या बैंक कभी गई नहीं थी, उन्होंने अपने आप में अपना एक आत्मविश्वास दिखाया और बैंक में अकाउंट खोले, खाते खोले, जिससे उन्हें लगा कि वह अब आत्मविश्वासी हो गई हैं। और उसके अलावा बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतनी अच्छी ये योजना रही कि जो माता पिता बच्चों को नहीं भेजते थे, खासकर बच्चियों को, उन्होंने बच्चियों को स्कूल भेजा। उनके लिए किस तरह से पैसों की व्यवस्था करनी है, किस तरह से बचत करनी है। हमारे साथ में कुछ यहाँ पर उद्यमी भी बैठे हैं जो बात करेंगे। मैं आपके पास भी आती हूँ। जी सर, आप उद्यमी हैं, ये बताइए कि उद्यमियों के लिए, खासतौर से युवा उद्यमियों के लिए जो सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं वो कहाँ तक उन तक पहुँचे हैं, बताइए। एक तो पीयूष जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। गुड़गांव में, जो कि अब गुरुग्राम है, कुछ समय पहले आपने सोलर कैपिटल स्थापित करा। वी वर देयर पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव एंड बहुत बहुत बधाई। उसका सेकंड फेज़ के लिए हम क्या सोच रहे हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। स्टार्टअप की इन्होंने बात करी, मुद्रा लोन में मैं अपना एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉय जो 6 साल से थे, मुद्रा लोन लेके आज स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं एंड आई एम ए विटनेस टू इट। थैंक यू। एक आपसे भी पूछना चाहता, आप भी उद्यमी हैं जी। युवा उद्यमियों के लिए पहले होता था कि साहब अब 12वीं कर ली, BA कर ली, उसके बाद क्या करें, कहीं शायद नौकरी की लाइन में लग जाएं, लेकिन अपना उद्यम शुरू करना, ये एक सेंटिमेंट है जो युवाओं को जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इसका फायदा लोगों ने उठाया है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और इतने सारे इनिशिएटिव्स, जिसमें से कि मुझे पर्सनली लगता है कि जो वेव स्टार्टअप इंडिया की वेव है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं आज की डेट में। आज आप किसी से भी बात करें, उसका मन करता है कि मैं अब अपना कुछ शुरू करूं। मुझे लगता है कि आज की डेट में बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी कंट्री के लिए है, मुझे लगता है। ओके जी, हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, अपनी बात कहेंगे। मैं अपनी समस्या आपको बताना चाहता हूँ कि हमें जब बीज लेना पड़ता है, खाद लेना पड़ता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं किसान को, तो बिना सब्सिडी के मिलती हैं। 1 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है हरियाणा, वहाँ सारी सुविधाएं मिलती हैं, हमें नहीं मिलती हैं। और किसान की हालत अब ऐसी है कि अब प्याज और टमाटर जैसी चीज़ें हैं जो हर घर में रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है, 1 रुपये किलो हमसे खरीदी जा रही है और 20-25 रुपये किलो हम जब खरीदने जाते हैं तो हमें मिलती है। ऐसा क्यों? पीयूष गोयल जी, खासतौर से जो ई मंडी की बात आप लोग कर रहे हैं, जिसमें देश की 500 से ज़्यादा मंडियों को जोड़ने का आपका इरादा है,
आपको क्या लगता है ये कार्यक्रम आपने अभी शुरू किया है, अब इसकी शुरुआत हुई, पर क्या आपको नहीं लगता कि इसको एड्रेस करेगा वो, अगर वो सही से चल जाए? स्वाभाविक है कि जो भाई साहब ने बात कही बहुत अहम बात है। ये बहुत सालों से ये समस्या चल रही थी। जैसे हम पहले सुनते थे आलू बिकता है 1-1.5 रुपए में और आलू के चिप बिकते हैं 100 रुपए किलो में। और इसी के लिए जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, कोल्ड स्टोरेज का जो कारोबार है और ये ई मंडी, जिससे किसानों को क्षमता मिले, उनके हाथ में ताकत, आज लगभग मोबाइल फ़ोन सभी के पास है, उनको जानकारियाँ रियल टाइम मिलती रहें कि मेरे उत्पादन की क्या कीमत मुझे मिल सकती है। वो जानकारी जब किसान के हाथ में रहेगी तो मैं समझता हूँ, और बिचौलों को हम निकाल सकेंगे, तो मैं समझता हूँ कि और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। और बैंकों से ऋण आज जिस प्रकार से हम तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, उससे हमारी उम्मीद है कि किसानों को साहूकारों के पास से मुक्ति मिलेगी। आखिर ये मुद्रा योजना की बहन ने कहा कि वो वास्तव में पैसा पहुंच रहा है कि नहीं। 3 करोड़ 20 लाख लोगों ने इसका लाभ गत वर्ष में लिया है, 1,30,000 करोड़ मात्र मुद्रा योजना से। और अगर आप, जैसा भाई साहब ने कहा कि उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इंडिया तो एक इनिशिएटिव है, बट साथ ही साथ में मेक इन इंडिया के तहत हमारी कोशिश है कि एक प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट, जिससे उद्यमियों को आसान हो नए व्यापार करने का, नए धंधा शुरू करने का। और एक किसी ने पूछा था कि प्रधानमंत्री जी विदेश चाहते हैं। विदेश उनकी छवि क्या है, वो तो मात्र निमित्त है भारत की छवि बढ़ाने के लिए। आखिर जब वो बाहर जाते हैं, वो नरेंद्र मोदी इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, और उसका प्रमाण ये है कि आज पूरे विश्व में भारत को एक रिस्पेक्ट से देखा जाता है। आप कोई भी मित्र अगर विदेश में है, उसको पूछो कि एक भारतीय होने का जो एहसास 2 वर्ष पहले था और जो आज है, उसमें परिवर्तन आया कि नहीं। और एफडीआई के आंकड़े देखें तो जिस प्रकार से वृद्धि हुई है गत 2 वर्षों में, ये दर्शाता है कि भारत की छवि सुधरेगी तो निवेशक आके भारत में पैसा लगाए। बोलिए। जनधन योजना के बारे में जब यहाँ कहा जा रहा था, सो वेर आई रेड इट कम्स फ्रॉम लाइक 75% ऑफ द अकाउंट्स आर स्टिल डीएक्टिव, और जिससे कि बैंकों पर बहुत भार पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ दैट कि हाउ दे आर गोइंग अप टू लाइक उनका मैन पावर्स, हाउ इट्स गेटिंग आउट, एंड जो अकाउंट ट्रांजेक्शंस व्हिच आर गेटिंग लॉस्ट। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। सो आई लाइक टू रिस्पॉन्ड टू हिम बिकॉज ये बहुत अहम विषय उठाया उन्होंने। आप समझिए, जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर कभी बैंक नहीं देखा, बैंक की अकाउंटिंग नहीं की, बैंक से काम नहीं किया, आज एक बार इन्वॉल्व होता है बैंक के साथ, तो थोड़ा समय लग सकता है जब तक वो जुड़े, थोड़ा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं, कुछ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स होते हैं सब्सिडीज़ के, या व्यक्ति को आदत पड़ती है कि मैं अगर बैंक में पैसा डालता हूं तो उससे मुझे क्या लाभ हो सकता है, बचत का क्या लाभ होगा, कुछ बीमा योजना निकालूं उसका क्या लाभ हो। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। वो 75% डीएक्टिव अकाउंट्स या अनएक्टिव अकाउंट्स बहुत पुराना आंकड़ा है। अब आस्ते आस्ते ये बढ़ते जा रहा है कि अकाउंट में ट्रांजैक्शंस लगभग 35-40 हज़ार करोड़ तो डिपॉजिट हो चुका है जनधन अकाउंट्स में। तो मैं समझता हूँ इम्प्लीमेंटेशन इज द की, एज भाई साहब सेड, एंड वी आर वेरी फोकस्ड टू इट। नीलम जी 1 मिनट लूंगा लोगों को मोदी जी के सोचने के ढंग बताने के लिए। अच्छा, मैं एक बार मोदी जी के पास गया था, मेरे कोयले के ऑक्शंस चल रहे थे, जो कोयले की खदानों को नीलामी चल रही थी, तो मैं चर्चा करने गया था किस प्रकार से कर रहा हूँ, क्या उसमें हमें सक्सेस मिल रहा है, 3.5-3.5 लाख करोड़ पोटेंशियल रेवेन्यू आने वाला है, वो चर्चा कर रहा था। निकलते निकलते उन्होंने मुझे पूछा कि पीयूष एलईडी बल्ब कितने निकल चुके हैं अभी तक। मेरे पास तुरंत वो आंकड़ा नहीं था, तो मैंने कहा मैं एग्जैक्ट अभी का जानकारी है नहीं, मैं चेक करके आपको रिपोर्ट दूंगा। उन्होंने कहा पीयूष इस प्रकार से तो योजना सफल नहीं होगी जब तक आप रेगुलरली मॉनिटर नहीं करोगे कि क्या काम हो रहा है, और मॉनिटरिंग से निकलेगा लोगों को अकाउंटेबल करना, किधर काम कम है ज़्यादा है तो लोगों से पूछताछ करोगे, लोगों को महसूस होगा कि हमें डिलीवर करना है। और उसी समय उन्होंने जनधन की मुझे थोड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कैसे लगता है कि 4 महीने में लगभग 13 करोड़ जनधन के अकाउंट खुले, ये कैसे हो पाया। मैंने कहा मैं जानता हूँ, आप हर बुधवार को कैबिनेट में इसकी चर्चा करते थे। उन्होंने कहा कैबिनेट में तो मैं रिपोर्ट करता था क्या प्रोग्रेस है,
मैं इसकी जानकारी रोज सुबह 9 बजे देश भर की जानकारी लेता था जी 4 महीने तक, रोज सुबह 9 बजे। और जहां कमी महसूस होती थी स्वयं फोन करता था, कभी चीफ मिनिस्टर को, कभी बैंक चेयरमैन को, कभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, तो कभी बैंक के मैनेजर को। और उससे लोगों में ये एक उत्साह बना कि हमें कुछ अचीव करना है। और आपको मैं कह नहीं सकता हूँ मेरी कैसी छप्पनी छाती हुई जब डेवोस में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डॉक्टर किम ने मुझे कहा कि जो काम हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2030 तक करने जा रहे थे वो भारत ने मात्र 4 महीने में करके। सर, अभी 2 दिन पहले मैं टीवी न्यूज़ चैनल पर देख रहा था, महाराष्ट्र के एक गांव में एक किसान 2500 किलो प्याज बेचता है और उसको क्या मिलता है 1575 रुपये, और जबकि वो बताता है कि 1565 रुपये उसने खर्च किया है, यानी कि 2500 किलो प्याज बेचने पर उसको 10 रुपया मिला। और पूरा हिसाब अगर लगा लिया जाए 75 पैसे प्रति किलो उसको जो है प्याज बेचना पड़ा। ये कृषि का देश है, इसमें किसान की हालत में जब तक सुधार नहीं होएगा तब तक हमारा देश उतना तरक्की पे नहीं पहुंच सकता। मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया अपने पापा को, वो खेती करते हैं किस तरह से। जब आप अपना खेती करते हैं तो जब मार्केट में खाद लेने जाते हैं तो हमें इतनी, अब आज के दौर में जो महंगाई खाद मिलती है, तो ओवरऑल जब हम फसल उगा के जब उसको काट के बेचने जाते हैं या जब बेचने की बारी आती है तो फसल का वो अनाज का रेट इतना कम हो जाता है, हमें नौबत ये आ जाती है कि फसल बेचने से पहले जो हम आएगा घर में फिर बेचेंगे, और बेचने से पहले हमें वो फिर दूसरे से पैसा उधार लेना पड़ता है, फिर हम दूसरा तब हल चला सकते हैं खेत में। हमारी नौबत यहाँ तक आ जाती है। और हमारे यहाँ आज तक बिजली नहीं आई है, और बिजली के खंभे बस अभी 6 महीने तक अभी रखे हुए हैं, आज तक बिजली नहीं है। हमारे यहाँ आज तक पंप सेट नहीं, हमें कोई सुविधा मिलने नहीं जा रही है। समझ गए। अभी जवाब देता हूँ उसका। हाँ, जवाब देंगे। हाँ, एक दो रिएक्शंस और जल्दी। बातें काफी सारी हुई हैं मोदी जी की योजनाओं के बारे में, मगर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बेशक हम उनके श्वेत पक्ष को ज़्यादा बोल रहे हैं, श्याम पक्ष को छोड़ रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूँगा आपको कि कांग्रेस की 10 वर्षों के शासन के दौरान महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और महंगाई को कंट्रोल करने के वादे के साथ बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन आज महंगाई का रोना वही है। दूसरी बात, पुष्पेश सर से मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने वैदेशिक नीति की बात की थी, वैदेशिक नीति बहुत अच्छी हुई है, मगर नेपाल और ये पाकिस्तान के साथ हमारे विदेश संबंध क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि हम 21वीं सदी में आ गए हैं, स्टैंडअप इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, लेकिन अभी भी 2 दिन पहले मैंने न्यूज़ में सुना था कि अभी भी बुंदेलखंड की हालात ऐसी है जो लोग भूखे मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत पर यदि हम देखा जाए तो अभी भी स्थिति दयनीय है, इस पर सोचना पड़ेगा। मोदी चाहते हैं कि इंडिया में बुलेट ट्रेन आए, लेकिन अभी पिछले 3 दिन पहले एक ट्रेन का पटरी से उतर जाती है और पूरी ट्रेन व्यवस्था तस-नस हो जाती है, और 12 14 घंटे ट्रेनें लेट हो जाती हैं। तो इसमें हम कैसे सोच सकते हैं कि बुलेट ट्रेन इंडिया में चल सकती है? ओके जी, हाँ, हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं थोड़ा इनके जवाब दे दूं, अच्छा, फिर थोड़े प्रश्न। एक ब्रॉडली जो फार्मर्स की या किसानों की बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत गांव में जीता है, भारत खेत में जीता है, और इसीलिए अगर इस सरकार का आप देखें, इस बजट में भी सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है तो फार्मिंग सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फंड्स एलोकेट किए गए। मैं समझता हूँ समस्याएं तो अनेक हैं, प्रेस में जो आया उसकी पूरी मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, पर मैं नहीं समझता हूँ कि 75 पैसे किलो अनियन, वो तो कोई एक विडंबना होगी कि कैसे वहाँ पे हुआ, पर जितनी ज़्यादा जानकारियाँ लोगों तक पहुँचेगी, जितनी ज़्यादा उनकी क्षमता बढ़ाएंगे नॉलेज से, और उनको डेटा मिलेगा या उनको पता चलेगा कहाँ बेचने से हमें बेटर दाम मिल सकता है, उतना ज़्यादा उनके लिए सुविधा होगी आगे चल के। कोल्ड स्टोरेजेस, फूड प्रोसेसिंग, इन सब इलाकों में लगे, इसमें अगर उद्यमी भी जुड़ते हैं तो मैं समझता हूँ किसानों की भी आमदनी बढ़ सकती है। कोऑपरेटिव्स बने वहाँ पे, कोऑपरेटिव से उनको जोड़ के, अदरवाइज़ ये जो स्मॉल फार्म्स हैं, छोटे छोटे खेत लोगों के पास बट के सदियों से छोटे होते जा रहे हैं, इन सब पे हमें टेक्नोलॉजी भी लानी पड़ेगी। छोटे कोऑपरेटिव्स में टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट्स, मिल के फार्मिंग करें तो सॉइल हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। हमने बीड़ा उठाया कि 2 वर्ष में सबकी सॉइल हेल्थ कार्ड बन जाए,
इस प्रकार से किसानों की आमदनी बढ़ाने का जो हमने कमिटमेंट लिया है डबल करने का, इसको हम पूरा करेंगे, पक्का पूरा करेंगे। जहाँ तक बिजली नहीं पहुंची है, केंद्र सरकार उसमें पूरी योजनाएं राज्य सरकार के थ्रू इम्प्लीमेंट करती है। अल्टीमेटली मेरे पास कोई ऐसी टीम नहीं है जो एक एक गांव में जाके बिजली पहुंचा पाए। आई एम डिपेंडेंट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। पर फिर भी अगर आप मुझे गांव का नाम दें या हमारे गर्व ऐप में जाएं, गर्व ऐप में अगर आप फीडबैक दें तो हमारे ग्रामीण विद्युतीकरण अभियंता, पहले क्या रहता था, केंद्र सरकार बोलती थी हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि राज्य सरकार को पूछो। अब हम ये कभी नहीं कहते, मैंने आज तक कभी कंप्लेन नहीं की। मैंने आप लोग को एम्पावर किया कि आप गर्व ऐप में जाओ, सब जानकारियां हैं। मेरे भी अधिकारी जो निरीक्षण करते हैं उसकी रिपोर्ट भी गर्व ऐप में डालते हैं और आपका फीडबैक जो मिलेगा उसको लेके हम अपने अधिकारी भेज के उस काम को सुधार सकते हैं। जयंत घोषाल जी, एक बात जो 2 साल पहले चुनावों के दौरान भी उठी, बाद में भी उठी, वो थी काला धन की, कि किस प्रकार से हम काले धन को वापस लेके आए, कैसे ये काला धन जो देश में दबा पड़ा है या विदेशों में दबा पड़ा है उसे हम निकालें। आपको क्या लगता है उस फ्रंट पे, अगर हम 2 सालों की बात करना चाहें तो किस हद तक सरकार आपको लगता है सफल हुई है, या अभी इसमें काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे प्रयास बहुत ज्यादा करने की जरूरत है? देखिए, काला धन ऐसे एक इशू है कि विदेश, मतलब जहां विदेश में काला धन है को देश में लाना, इसमें सिर्फ हमारे देश के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। ये एक इंटरनेशनल इश्यूज हैं और उसमें बहुत सारे लीगल प्रोसीड्यूरल इश्यूज हैं। सरकार प्रोएक्टिव है और कोशिश कर रहे हैं उसको लाने का। देश के अंदर भी जो काला धन है उनको भी, उनके खिलाफ भी सरकार बहुत प्रोएक्टिव है। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि काला धन ऐसे एक इशू है, वो प्रतिपक्ष के लिए आवाज़ उठाने के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन सरकार 2 साल में पूरी दुनिया का काला धन जो मतलब है और हमारे देश के खिलाफ जो इतने दिनों से, इतने सालों से किए हैं, वो आज कोई मैजिशियन जैसे नरेंद्र मोदी जी लेके आएंगे, ये उम्मीद हो सकता है हमारा कि होगा। लेकिन इसमें राइट डायरेक्शन में सरकार है, लेकिन इसमें ऐसे भी हम लोगों को सोचना नहीं चाहिए कि जो आज हो जाएगा या कल हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा समय सरकार को भी देना हमारे तरफ से भी फर्ज बनता है। जी बोलो सर। मैं जानना चाहूँगा कि एजुकेशन के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं, कि जैसे हम देखें तो हमारे देश में बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, पर उनमें से इंजीनियर्स, जो सक्सेसफुल इंजीनियर्स हैं, वो बहुत कम बन पाते हैं। उनमें से मैक्सिमम या तो गवर्नमेंट जॉब ऑप्ट करते हैं या फिर किसी छोटी सी कंपनी में जॉब करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या मतलब पॉलिसीज आई गई हैं? ओके जी, इसका जवाब लेंगे। हाँ, हमारे देश में एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट रेट 12.6 है, जबकि कार लोन 5.6। ऐसा क्यों? विजय माल्या जो है सर, वो तो इतने सारा लोन लेके चले गए बाहर, तो सरकार इस पे क्या स्टैंड लेती है? और ऐसा कैसे सरकार ऐसा हो सकता है कि इतना लिबरल हो के सरकार कैसे कर सकती है? वो चले गए और उनको पता भी नहीं चला। मेरे ख्याल से एजुकेशन में आज जो सबसे बड़ी समस्या देश के सामने है, जिस पे सम्मान्य स्मृति जी काम कर रही हैं, वो है एजुकेशन सिस्टम्स की गुणवत्ता। आज कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, कई मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं जिसमें गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिलती है। तो हम इंजीनियरिंग डिग्री तो ले लेते हैं, पर वो डिग्री लेके हम काम करने की क्षमता नहीं रखते। तो मेरे ख्याल से जो परिवर्तन की सबसे अहम कड़ी शिक्षा में है, जिस पे फोकस है, वो करिकुलम सुधरे, टीचर्स की ट्रेनिंग सुधरे, जिससे टीचर्स बेटर क्वालिटी की और शिक्षा सुधरे जनता जनार्दन की। दिल्ली में भी समस्या गंभीर है, डिमांड सप्लाई की प्रॉब्लम है। कई लोग कॉलेज में दाखला चाहते हैं, मिलता नहीं है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। उल्टे एक पीछे बात शुरू हुई थी कि क्या हम 2 शिफ्ट में वही कॉलेजेस, वही स्कूलों में 2 शिफ्ट में चल सकते हैं क्या? कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, कुछ लोगों ने उसकी सराहना की। मैं समझता हूँ जितने ज़्यादा जनता भी हमें आइडियाज़ दे, जितना आप लोग भी इस पर विचार करें, आखिर पूरे आइडियाज़ का हमारे पास ही होगा या हम ही ला पाएंगे, ऐसा मैं दावा नहीं करता हूँ। और मेरा तो अनुभव है कि हमारा जो माई गव साइट है, माई गव के ऊपर हम सुझाव मांगते हैं, इतने बढ़िया सुझाव जनता से हमें आते हैं जिसके ऊपर हम अमल करते हैं, हमें लाभ भी होता है। और जहाँ तक काले धन की बात की या
विजय माल्या की बात की और आपने कार लोन, पहली बात तो कार लोन का बैंक का दर तो उतना ही रहता है, जो कार की कंपनियां हैं वो अपना डिस्काउंट बैंक को देके अपनी कार बेचने में एक भ्रम पैदा करती हैं कि वो 5.5, 7.5, 8.5% पे लोन है। लोन का दर तो वही है, उल्टे कार लोन पे शायद ज़्यादा है। डिफरेंशियल कार की कंपनी डिस्काउंट देके एक तरीके से जनता को भ्रमित करती है। मैं राइट जेंटलमैन? तो ये एक वास्तविकता है। जहाँ तक विजय माल्या का सवाल है, देश में कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के हिसाब से ही किसी को रोका जा सकता है या टोका जा सकता है। हम कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं कि क्या कौन कब किधर चले जाएगा और उसके हिसाब से पहले से ही रोक सके। लेकिन पूरी कार्रवाई हुई है, LR इशू है, उनका पासपोर्ट को रद्द किया गया है। तो मुझे लगता है कि सरकार जिस प्रकार से गहरी कार्रवाई कर रही है उसको जरूर कानून के फंदे से किसी को भी बचने नहीं दिया जाए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, लेकिन आज जो अगर हम चीनी की कीमत देखें तो 40, 42, 45 रुपए पर क्यों पहुँच रही है? और मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, स्किल इंडिया को लेकर पिछले साल सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन मोदी सरकार आज तक 1,30,000 लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाई है। मेरे ख्याल से रोजगार नहीं, आप शायद कौशल विकास के साथ जोड़ रहे हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात मेरे जहाँ तक ध्यान में है, कभी एक वर्ष में करना एक प्रकार से असंभव सा रहेगा, वो कभी भी आंकड़ा पेश नहीं हुआ था। और कौशल विकास का तो काम तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, उसके लिए भी कैपेसिटी चाहिए। आखिर कौशल विकास जब हमें आपका किसी का करना है तो ट्रेंड लोग चाहिए जो ट्रेनिंग दे सके। तो अभी जो व्यवस्था बढ़ रही है उसको बढ़ाने में लगे हैं। हमने कई जगह रिक्वेस्ट किया है, जो रिटायर्ड लोग हैं जिनको अनुभव भी है, जिनकी अच्छी जानकारियाँ हैं, कि वो रिटायर्ड लोग हमारे स्किल इंडिया कार्यक्रम से जुड़ें, जिससे वो ट्रेनिंग कर सके, वो कौशल विकास कर सके। तो अलग अलग प्रकार से हम जनता को जोड़ के इन कार्यक्रमों को तेजी से बढ़ावा देना चाहते हैं। मैं सीनियर सिटीजन की तरफ से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने देश में करीबन 15-20% हमारे सीनियर सिटीजन हैं। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि उनके जो बाकी साल हैं जीने के लिए, क्या आपने कोई योजना चलाई है? उनके लिए कोई ठीक सी ऐसी योजना चलाएं जिससे उनका बाकी जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत हो। बहुत अच्छी बात कही और पूरी तरीके से हम सम्मान करते हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स का। 2-3 चीज़ें जो एकदम ध्यान में आती हैं। पहली बात तो इस देश में हजारों लाखों लोग, लगभग 30 लाख लोग ऐसे थे जिनको 1000 रुपये से भी कम पेंशन मिलती थी। ये सरकार ने मिनिमम पेंशन 1000 रुपये करके लगभग 30 लाख लोगों को लाभ पहुंचाया कि उनकी मिनिमम पेंशन, कुछ लोगों को तो 30, 50, 100 और 200 रुपये पेंशन मिलती थी, तो उनको मिनिमम पेंशन 1000 रुपये किया गया। उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए अभी एक नई योजना इसी बजट में पेश की गई है, जिससे सभी लोगों की और ख़ास तौर पे सीनियर सिटीजन्स की कोई बीमारी हो या कोई इलाज करने पे खर्च हो, उसके लिए एक विशेष योजना सरकार लेके आई है, जिसमें उनका स्वास्थ्य का जो इंश्योरेंस कवर्स दिए गए हैं वो भी बहुत कामयाब हुए हैं, जिसमें काफी लोगों ने अपने आप को एनरोल कराया है। और मैं समझता हूँ सीनियर सिटीजन्स का सम्मान इस सरकार की प्राथमिकता रहेगी। जी, हमें अपने आप को, अपनी स्ट्रैटेजीज को क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए, जिसमें हमारा ग्लोबल पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। इंडिया में ब्यूरोक्रेसी का टर्न बैक टाइम, like we write to an office, but we should also get reward from them timely. So this is something I would like. Can I just add to what Madam said? Just in one sentence. Just in one sentence. ये एक तरीके से हमारे सामने चुनौती थी कि हम 4-5 साल की व्यवस्था करें या एक 30, 40, 50 साल की एक पूरी आधारभूत व्यवस्था करें, जिसमें देश में सालों साल तक प्रगति हो सके, ईमानदारी और पारदर्शिता का माहौल रहे। तो हमने ये कोशिश की है कि ये 2 साल में एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसी फाउंडेशन क्रिएट करें, इतनी मजबूत फाउंडेशन क्रिएट करें जिसके ऊपर एक लंबे अरसे तक देश की अर्थव्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था, देश में लोगों का जो आगे आने वाला भविष्य है वो मजबूत ही नहीं रहे, अच्छा ही नहीं रहे और लोगों को खुशी नहीं रखे,
लेकिन देश को भी एक विश्व शक्ति के रूप में पूरी दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की। जी हाँ, तो लोगों ने अपनी बात कही, अपने सवाल रखे, अपनी चिंताएं भी जाहिर की और बहुत बेबाकी से की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से। आप देखते रहिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम 2 साल मोदी सरकार। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम 2 साल मोदी सरकार। फाइनल कमेंट्स लेते हैं। 2 साल से अभी आगे भी हमें जाना है और क्या कुछ चुनौतियां हैं और किस तरह की परिस्थितियों को देखते हैं हमारे एनालिस्ट भी और मंत्री महोदय भी, उनसे जानते हैं। पुष्पेश जी, ये 2 साल का एक मूल मंत्र सरकार का आपको क्या नजर आता है और भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानते हैं? एक मित्र ने कहा कि नेपाल और पाकिस्तान के साथ हमारी विदेश नीति क्यों असफल रही है। मैं सिर्फ इतना सवाल उठाना चाहता हूं कि आज़ादी से आज तक पाकिस्तान के साथ किसकी नीति सफल रही है और ये समस्या किसकी पैदा की हुई है। नेपाल के बारे में भी बात लागू होती है। दूसरा एक सवाल उठा था कि ये हमने उनके सिर्फ श्वेत पक्ष को देखा है मोदी सरकार के और श्याम पक्ष को नहीं देखा। ईमानदारी का तकाजा ये है कि आप एक दूसरा कार्यक्रम करें कि मोदी सरकार की 2 साल की असफलता के वर्ष, तो हम उसका भी जिक्र करेंगे। आज हम जब जिक्र कर रहे हैं सरकार की कामयाबी का, ईमानदारी से अपने आप से ये पूछें, मैं शायद 10 सेकंड ज़्यादा ले लूँ आपके, जो मैंने शुरू में कहा था, इतने बड़े बीमारू राज्यों का जो संग्रह था, जहां आज भी एनडीए की सरकार नहीं है, और पीयूष जी ने बड़ा अच्छी तरह प्रकाश डाला, इस संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार तानाशाह आज भी नहीं है। मोदी के आलोचक कुछ भी करें, न्यायपालिका है और जो विपक्ष कर रहा है राज्यसभा में और सड़क पर, क्या उसके रहते इससे बेहतर पानी के टैंकर सूखाग्रस्त इलाके में जाएं और लौटा दिए जाएं? इसके बाद जवाबदेही केंद्र की हो, क्या मजाक है? शुभमय जी, फाइनल कमेंट्स। कि आप सारे लोगों का सवालों का एक ही मेजर इशू है, वो है नौकरी का। सबसे बड़ी चैलेंज मोदी सरकार के लिए ये है कि अगले 3 साल में जो एम्प्लॉयमेंट वाली जो इश्यूज़ हैं, इस चीज़ को किस तरीके से सरकार देखते हैं, किस नज़रिया करते हैं। मुझे होपफुल लगता है कि जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये काफ़ी क्रिटिकल सवाल हैं, क्योंकि इनके से ही पता चलेगा कि किस हद तक जो हमारे जो युवा पीढ़ी है इतने बड़े, उनको नौकरी मिलेगी, वो कॉलेज में जाएंगे या रास्ते पे आएंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो अगले चुनाव तक सामने पेश आएगा। जयंतो जी, आपने देखा लोग जो हैं वो चाहते हैं कि ओवरनाइट कुछ हो जाए और छड़ी घुमाते ही कुछ करिश्मा हो जाए, और लोगों की ये प्यास बुझने वाली नहीं है, ये तो दिनों दिन बढ़ रही है। फिर भी फाइनल कमेंट्स के लिए किस तरह की चुनौतियां आप आने वाले समय में सरकार के सामने पेश करना चाहते हैं? मैं खुद मीडिया से हूँ। 2 साल में मुझे लगा कभी कभी सच से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है परसेप्शन, और हमारे मीडिया में हो सकता है कि ए सेक्शन ऑफ मीडिया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मेजॉरिटी लेके पावर में आए हैं, शायद उसमें बहुत खुश नहीं है। लेकिन ये जो एक मोदी जी के बारे में कैंपेन करने के पहले, एक छवि बनाने के पहले, शायद हमारे पत्रकार, हम पत्रकार हैं, हम सेल्फ क्रिटिकल अप्रोच से बोल रहे हैं कि 2 साल में हमको भी इस सरकार को एक समय देना चाहिए। अगर उसके पहले ही देखिए, एक बिजली का खंबा एक गांव में, जो बिहार में, पहले तो मीडिया का ये भी पता देना चाहिए कि एक राज्य का सरकार को सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का। और जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, मुझे आज भी याद है विज्ञान भवन में आके वो फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी को कितना प्रशंसा किए थे। तो ये जो फेडरलिज्म जब बीजेपी खुद कर रहे हैं,
तब प्रतिपक्ष अगर एक मीडिया के सेक्शन में परसेप्शन ये तैयार करे तो उसमें एक मीडिया पॉलिसी, मीडिया मैनेजमेंट भी सरकार को शायद नई दिशा में सोचना बहुत जरूरी है। जी पीयूष जी, अभी पुष्पेश जी कह रहे थे कि साहब जो प्रतिपक्ष है, जो विरोधी हैं, जो हम देखते हैं कि संसद जिस प्रकार से बाधित हो रही है, अगर इस तरीके से चलता रहा तो जो इतने सारी चीजें हैं, जितने सारे इंपॉर्टेंट बिल्स आपके पेंडिंग है, वो कैसे प्रकाश में आएंगे? इस पर आप क्या कहते हैं और फाइनल कमेंट्स भी अपने दीजिएगा। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये सरकार थमने वाली नहीं है। चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए, राज्यसभा चलने दी जाए, नहीं चलने दी जाए, कितने भी हमारे ऊपर प्रहार किए जाए, संसद में बिल पास हो या ना हो, ये सरकार सफल होगी। ये सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और देश में बहुत कानून है, देश में बहुत ताकत है कि रूल्स रेगुलेशंस वगैरह को यूज़ करके इस देश में कैसे जनता तक लाभ पहुंचे और जनता के जीवन में विकास हो, ये करने में हमें कोई बाधाओं की चिंता नहीं है। मुझे तो आज सबसे ज़्यादा आनंद हो रहा है आप सबको मिलके ये महसूस किया मैंने कि जनता में कितना विश्वास है मोदी जी के ऊपर। आखिर आदमी उसी से मांगता है कुछ जिससे उसको उम्मीद हो कुछ मिलने की। मैं आज और ज़्यादा प्रोत्साहित होकर जा रहा हूँ कि हमें अभी और वी हैव माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप, सो वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क अहेड एंड वी विल वर्क टुगेदर एज अ टीम। जी हमारी शुभकामनाएं और जनता की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आज हमने बात की 2 साल मोदी सरकार कैसी रही, क्या कुछ उपलब्धियां सरकार की तरफ से गिनाई गई हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी जनता को आज दरकार है, जिसकी जनता की जो इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं जिनको और पूरा किया जाना अभी बाकी है। तो आगे बढ़ेंगे फिर इस कड़ी में, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।